गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के अंदर एंटर होने वाले हैं। दोस्तों आपको सबको पता है कि मैंने ऑप्टिक्स के दो बेसिकली पोर्शन बनाए थे। एक था रे ऑप्टिक्स और दूसरा जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं वो है वेव ऑप्टिक्स। अब सबको पता है कि सर वेव यानी आप जो फोर्स लगा रहे हो उसके कारण कोई इफेक्ट आने वाली है। दोस्तों मैंने ऐसा बोला था कि जैसे आप मैं एक दूसरे को देख रहे हैं वो है सारा पोर्शन विजिबल लाइट्स के अंदर। जो विजिबल लाइट्स है उनकी रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 या कई बार 8000 एंगस्ट्रॉम भी लिखा होगा। यहाँ पे हम जो भी चीज जो भी कलर देख पा रहे हैं ये सारी रेंज इन वेवलेंथ के अंदर होगी। साइंटिस्टों में ये बात छिड़ गई कि सर ये पार्टिकल है कि वेव है। रिपीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट्स वो एज अ पार्टिकल काम करेगा या एज अ वेव काम करेगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बोला कि सर वो क्या क्या करता है। तो सर वेव की लाइट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आप मिरर में अपने आप को देखते हो तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेंस वाटर ग्लास के अंदर देख रहे हो तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये स्नेल लो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, ये स्नेल लो यानी n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2, उस फॉर्मूला को ये ऑबे कर रहे हैं। अगर कोई लाइट हल्के माध्यम में से थिक यानी गट सॉलिड थोड़ा वो माध्यम में जा रहा है तो नॉर्मल से नजदीक जाएगा यानी उसका एंगल कम होगा। ये सारी चीज डिस्कस हुई हमारे न्यूटन थियरी के अंदर, जिसको डिस्कार्टेस नाम के साइंटिस्ट ने पहले एक्सप्लेन किया था। डिस्कार्टेस नाम के साइंटिस्ट ने बोल दिया कि आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल लॉ, अगर आपकी लाइट है उसका रे है वो रेयर माध्यम में से रेड मीडियम में से डेंस मीडियम में जा रहा है यानी क्या होगा सर, एंगल तो कम होगा, पर यहां पे इन्होंने ऐसा बोला कि यहां पे उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। यानी जो लाइट है वो एयर में से अगर वाटर में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू हमारा न्यूटन्स थ्योरम। बाद में पता चला कि ये बात तो गलत है। थॉमसन नाम के साइंटिस्ट आगे फोकल नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि सर ऐसा नहीं हो रहा। रियल में क्या हो रहा है, आपका जो रे है वो एयर में से वाटर में या फिर ग्लास में जा रहा है तो नॉर्मल के नजदीक आएगा, एंगल तो कम होगा पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। रिपीट, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये न्यूटन थियरी की जगह एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था हाइगेंस। ये पूरे चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में हम लोग हाइगेंस के बारे में डिफाइन यानी उसके बारे में डिस्कस करके हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट ने बोल दिया कि सही मायने में ये होता है। तो फोकल्ट ने बोला कि सर एक काम करो, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन तो सोचो। आप सबको पता है सिर्फ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c बाय v। रिपीट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c बाय v। यानी दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। रिपीट दोस्तों, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। रिपीट दोस्तों, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो आप याद करना स्टार्ट करो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसका मैंने सिखाया था ऑलमोस्ट 1 लेना है, 1.33, 1.5। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स of glass is higher than reflective index of water, reflective index of air। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो सर यहां पे देख सकते हो एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है तो यहां पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। सर मजा आ गया, सारी चीज क्लियर हो गई। यानी जो हमारे माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा था वो धीरे धीरे डिस्कस हो रहा है। सर ये वेव जब भी जाता है तो वेव डिफाइन कौन करता है, वेव डिफाइन करता है उसका फ्रंट। जिसे ऐसा बोला जाता है कि दोस्तों कि अगर वेव जा रहा है
सेम एंगल वाला, जैसे आपको दिखाता हूं दोस्तों। सपोज दोस्तों ये मैंने कोई पत्थर डाला पानी के अंदर, आप सब जानते हो कि उसके कारण सभी डायरेक्शन में आपको एक वेव दिखेगा, पर उसका शेप आपको याद होना चाहिए दोस्तों, सर्कल जैसा था, ऐसा था, तो इसे हम बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो सर्कल जैसा दिख रहा है इसलिए हमने बोला स्फेरिकल वेव फ्रंट। जबकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि वेव जा तो रहा है ऐसे, उसमें से आप लोग 4 पॉइंट सिलेक्ट कर दो, ये पॉइंट सिलेक्ट किया सेम फेज वाले, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जो मेरा वेव फ्रंट आया वो कैसा है, ये देख सकते हो ये प्लेन वेव फ्रंट आया। सर ये भी क्लियर हो गया। सर सिलेंडर का मतलब अगर दोस्तों आपको पता होगा कि सिलेंडर वेव फ्रंट होगा, यानी वेव फ्रंट के भी दोस्तों 3 टाइप हो गए। यहां पे जो लाइट होगी वो सभी डायरेक्शन में होगी, ऐसे यहां पे आप देख सकते हो ऐसे शेप आएगा। सर क्लियर हो गया, हमारे माइंड में पूरा का पूरा चित्र क्लियर हो गया कि यस सर ऐसा ऐसा वेव फ्रंट हो रहा है। अब सर पोर्शन यानी बात यह है कि वेव फ्रंट के आधार पे एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, उन्होंने क्या डिफाइन कर दिया, उन्हें बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट सोचा कि एक शांत पानी है, एक तालाब है, एक हम लोग पॉन्ड सोच सकते हैं, या फिर एक डोल जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसके अंदर जैसे ही दोस्तों मैंने एक स्टोन डाल दिया, पत्थर डाल दिया, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जैसे मैंने पत्थर डाला उसके कारण सभी डायरेक्शन में, ध्यान से दोस्तों बहुत शांति समझना, सभी डायरेक्शन में ऐसे वेव बनेगा। मैं काम करता हूं इस आपने अभी बोला स्फेरिकल वेव फ्रंट, मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट कंसीडर करता हूं F1 एंड F2। ये जो मैंने वेव फ्रंट कंसीडर किए उसके पॉइंट्स A, B, C, D, E। इसका मतलब ये जो जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, इन सबको मैं डिफाइन कर दूं, क्लियर कर दूं कि ये सारे पॉइंट्स वो अपने आप में सेकेंडरी तरह करेंगे, वो अपने आप यानी स्वयं खुद ब खुद ऐसा करेंगे, वो अपने में से दूसरा वेव जनरेट करेंगे। सर अपने में से दूसरा वेव जनरेट करेंगे तो रुको, सर आपने अभी बोला कि सर ये जो मीडियम में जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या है, v। सपोज ये टॉ टाइम के बाद ए पोजीशन में से नई पोजीशन ए डैश में जाना है, कितने टाइम के बाद, टॉ। कई बार ऐसा होगा कि टाइम इंटरवल आपको डेल्टा टी भी दिया होगा, ये मैंने इसलिए सोचा कि मेरे पास डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी मेरे को कहां पे ड्रॉ करना है दोस्तों, यहां से लेके मैं रेड मार्कर को देखना, मैं यहां से आर्क लगा रहा हूं, ये मेरी आर्क, ये दूसरी आर्क, ये तीसरी आर्क। दोस्तों हम जितनी भी आर्क लगाएंगे वो इतने डिस्टेंस पे आर्क लगाएंगे, यानी ये जो पार्टिकल थे वो एज अ सेकेंडरी काम करेंगे, वो अपने में से नया वेव जनरेट करेंगे, कितने, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के बाद। और मैं लास्ट में इन सबको, ये ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश, ये डी डैश, ये ई डैश, मैं बाद में इन सबको दोस्तों ज्वाइंट कर दूं, इन सबको मैं ज्वाइंट कर दूं, तो आप देख सकते हो इनको ज्वाइंट करने के बाद मेरे माइंड में ये आया कि सर आपने ज्वाइंट कर दिया है तो एक नया शेप बन रहा है, एक नया वेव फ्रंट बन रहा है जो हमें ये पोजीशन दिखाएगा। नेक्स्ट इसके बाद मैं दूसरी आर्क लगाऊं, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये शेप बढ़ता जाएगा। इसीलिए दोस्तों पॉन्ड के अंदर जैसे आप पत्थर डालते हो तो पहला गोल, उसके बाद दूसरा सर्कल, उसके बाद तीसरा सर्कल, उसके बाद चौथा सर्कल, ऐसे सर्कल बड़ा 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 हो रहा है। यस सर, अब हमें पर्टिकुलर समझ में आ गया कि ऐसा होता है। अब उसको अच्छे से डिफाइन कर दो, तो उसका प्रिंसिपल हाइगेंस ने बोला था। हमने क्या किया, आपने जो ड्रॉ किया वही प्रिंसिपल है दोस्तों, कुछ नया नहीं है। प्रिंसिपल ये है कि आपने ये वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, यस सर, उस पे पॉइंट ए बी सी डी ई रख दिए, तो उसको ही डिफाइन करो, एवरी पॉइंट और अ पार्टिकल ऑफ अ वेव फ्रंट एज अ इंडिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट एंड सेकेंडरी सोर्स। हो गया,
इंडिपेंडेंट एंड सेकेंडरी सोर्स। वो अपने में से क्या करेगा, एंड इट एमिट्स इटसेल्फ एज ए सेकेंडरी स्फेरिकल वेव। क्या किया था हमने, आर्क ड्रॉ की थी, इसका मतलब वो अपने में से ही दूसरा ड्रॉ कर रहा है, इसलिए इसे बोला जाएगा सेकेंडरी स्फेरिकल वेव। आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल द सरफेस टेंजेंटियल टू द ऑल पॉइंट्स, यानी हमने सारे पॉइंट को जोड़ दिया। यस सर, सारे पॉइंट को हमने जोड़ दिया तो वो हमें क्या देगा, पोजीशन एंड शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट। ऐसा होता है कि पहला स्फेरिकल आया, फिर स्क्वायर आया, फिर स्फेरिकल आया, फिर स्फेयर। नहीं दोस्तों, वो जो नया वेव फ्रंट बनेगा उसका पोजीशन कहां पे बनेगा, यहां बनेगा, दूर बनेगा, बहुत दूर बनेगा, पोजीशन देगा और उसका शेप देगा। सर ये तो आपका स्फेरिकल था, तो आप प्लेन के अंदर सोचो, वो भी ट्राई करते हैं। चलो लेट्स कंसीडर, एक वेव फ्रंट ले लिया, हमें ये तो पता है कि सारे वेव्स एक डायरेक्शन में जा रहे। सर ये भी आपने परफेक्टली ड्रॉ कर दिया, हमें समझ में आ गया। अब ये सारे पॉइंट को दोस्तों मैं नाम दे दूं, ए बी सी डी ई। क्या बोला था सर आपने, जो पॉइंट लिखे वो इंडिपेंडेंट, ये सुनो, यस सर, इंडिपेंडेंट एंड सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे और वो अपने में से नया सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट करेंगे। हो गया। अब इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों आप जोड़ दो, तो इनको नाम दे दो पहले, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश। इन सभी पॉइंट को दोस्तों आप जोड़ दो, वो आपको नए वेव फ्रंट का पोजीशन दे देंगे, शेप देंगे। यस, प्लेन था तो प्लेन ही जनरेट हुआ, स्फेरिकल था तो स्फेरिकल ही जनरेट हुआ। दोस्तों हाइगेंस ने कितना बढ़िया प्रिंसिपल ले दिया कि ऐसा कोई भी वेव फ्रंट होगा तो आप उसका सॉल्यूशन इजीली ला सकते हैं। सर डन, ये परफेक्टली हमें माइंड में सेट हो गया। दोस्तों इसकी कुछ लिमिटेशंस है। अकॉर्डिंग टू मैथ्स आपने आर्क आगे ड्रॉ की, कोई मेरा दोस्त ऐसा भी बोल सकता है कि अगर सर मैं आर्क पीछे ड्रॉ करूंगा तो क्या ऐसे पीछे वेव फ्रंट बन सकता है? ऐसा होता है दोस्तों कि अपने पानी के अंदर पत्थर डाला तो जो सर्कल बनने वाला है वो आगे ही जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि सर्कल अंदर की तरफ आ रहा है? नहीं। क्यों ऐसा, क्यों सर्कल अंदर की तरफ नहीं आता? उसका रीजन है दोस्तों कि उसकी लिमिटेशंस ये है कि वो 1 प्लस cos थीटा बाई 2 या फिर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को ही फॉलो करेगा। सब नहीं समझ में आया, आपने बोल दिया कि इस फंक्शन को ही फॉलो करेगा, वो कैसे? जैसे कि दोस्तों आप सबने देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ये डायरेक्शन कंसीडर की। अगर नया वेव फ्रंट उसकी डायरेक्शन में जा रहा है यानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ ऐसे सेम डायरेक्शन, तो थीटा 0 हो जाएगा। ये सुनो, सेम डायरेक्शन थीटा 0। सो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos 0 बाय 2। सर cos 0 यानी 1 यानी 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1, यानी इंटेंसिटी 1 टोटली 1 आई। इसका मतलब यहां पे उसकी एनर्जी इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी। कहां पे? जो वेव फ्रंट आगे बन रहा है, जो वेव फ्रंट आगे जा रहा है, उसकी पोजीशन के कारण उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अगर वेव ऐसे जा रहा है, हमने अपोजिट ले लिया यानी पीछे वाला ले लिया, तो सर इसका मतलब यहाँ पे थीटा तो 180 हो गया। सो 1 प्लस cos 180। सर cos 180 का मतलब -1 प्लस 1 -1 दोनों कट हो जाएंगे, तो इसका मतलब 0 आया। इसका मतलब दोस्तों ये मिनिमम इंटेंसिटी हुई, पीछे वाला वेव इंटेंसिटी नहीं देगा, एनर्जी नहीं देगा, यानी पीछे वेव नहीं बनेगा। कितना बढ़िया कंसेप्ट दोस्तों आपके सामने मैं लेके आया। प्लीज ये चैप्टर का स्टार्टिंग है, ये सारी चीजें आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। मेन है ये 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लो, पक्का कर दो, क्योंकि ये अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको परफेक्ट आना चाहिए दोस्तों।